अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिंदगी के खेल भी बड़े न्यारे होते हैं। आज सिद्धांत बिजनौर में इसलिए आया था क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं आर्यन का हाथ था। वो जानता था कि आर्यन निर्दयी और क्रूर था, मगर उसने आर्यन को राजकुमारी वंदिता के साथ भी देखा था। वो जानता था कि इतना कठोर आदमी अच्छा भी हो सकता है, मगर अचानक से न जाने क्या हो गया था आर्यन ने। ऐसे कैसे किसी राज्य की पूरी तिजोरी को चुरा सकता था। अब तो सिद्धांत के ऊपर और भी जिम्मेदारी आ गई थी। वो जानना चाहता था कि उसका असली मकसद क्या था, मगर उसे आर्यन के किए हुए बुरे कर्मों को भी सुधारना था। इसलिए अब उसे किसी भी हालत में बिजनौर में रहकर उनकी सेना को युद्ध कला सिखानी ही होगी। वो युद्ध कला का कोई माहिर शिक्षक नहीं था, मगर उसके अंदर युद्ध कला की तरकीबें भरपूर थी। इसलिए जैसे ही उस रात जश्न खत्म हुआ, अगली सुबह सिद्धांत जल्दी उठ गया और तुरंत बिजनौर के राजा के पास पहुंच गया। सिद्धांत को इतनी सुबह अपने पास देखकर बिजनौर के राजा चौंक गए और बोले, तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? हम अपना अभ्यास आराम से शुरू कर सकते हैं। अब तुम यहाँ गए हो, हमें किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होने वाली है। मगर तब सिद्धांत ने अपना सर हिलाते हुए कहा, नहीं राजा जी, आपको भले ही लग रहा है कि युद्ध कला सीखना आसान है, मगर ये इतना आसान भी नहीं है। आप खुद न जाने कितनी जंगें लड़ चुके होंगे और जानते हैं कि दुश्मन का सामना करना बहुत ही मुश्किल होता है। हम जितनी जल्दी अभ्यास करना शुरू करेंगे, उतनी ही जल्दी आपके सिपाहियों के लिए अच्छा होगा। उसकी बात सुनकर बिजनौर के राजा सोच में पड़ गए और बोले, तुम जैसा सही समझो, मगर हमें सिपाहियों को युद्ध कला सिखाने के लिए कुछ सटीक इंतजाम करने होंगे। सिद्धांत ने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैंने सब कुछ सोच लिया है। आप बस मुझे अभ्यास कराने के लिए एक जगह दे दीजिए। बिजनौर के राजा ने तुरंत अपना सर हिलाते हुए कुछ सिपाहियों को अपने पास बुलाया और उन्हें आदेश दिया, इसी वक्त जाकर महल के दाईं ओर का हिस्सा पूरी तरह से खाली करवा दो। उसमें युद्ध कला सीखने के लिए वो सारी चीज रखवा दो जिसकी जरूरत है। अब से तुम सभी का अभ्यास शुरू होगा। उनकी बात सुनकर सिद्धांत खुश हो गया। वो जानता था कि जितनी जल्दी वो उन सैनिकों को अभ्यास सिखाएगा, उतनी ही जल्दी वो वापस शीतलपुर जा पाएगा। मगर इस बार उसे सिर्फ शीतलपुर की चिंता नहीं थी, बल्कि उसे अपने दोस्तों की भी चिंता थी, जो दुष्यंत के कब्जे में फंसे हुए थे। उसे मालूम था कि विक्रम और वेदिका इतने काबिल थे कि वो अपने आप को बचा पाए, मगर न जाने दुष्यंत उनके साथ क्या कर रहा होगा। उसका मन बहुत दुखी था, इसलिए उसे मन लगाकर यहां सब कुछ ठीक करना था ताकि वो वापस जा सके। वहीं हर्षवर्धन अपना वादा निभा रहा था। वो राजकुमारी वंदिता के साथ सारा दिन बिताता था। वो दोनों बचपन के दोस्त थे, इसलिए राजकुमारी वंदिता हर्षवर्धन की हर एक बात मानती थी। उसी के कहने पर वो किसी शिक्षक के साथ नहीं बल्कि हर्षवर्धन के साथ अभ्यास करती थी। वो दोनों रोज शाम को अभ्यास करने निकल जाते थे। राजकुमारी वंदिता हर दिन आर्यन के बारे में सोचती थी और उसके साथ जिंदगी बिताने के सपने बुनती रहती थी, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि ये सपने पूरे होने वाले थे या नहीं। वहीं हर्षवर्धन अपने कमरे में बिस्तर पर बैठा हुआ था। उसके सामने एक आदमी था। उसने अपना पूरा चेहरा ढक रखा था। वो हर्षवर्धन के सामने अपने घुटनों पर सर झुकाकर बैठा हुआ था। हर्षवर्धन ने अपनी टेबल से शराब का ग्लास उठाया और एक चुस्की लेते हुए बोला, मेरा यह संदेश पिताजी तक पहुंचा दो कि मुझे अब अपना मकसद पूरा करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। यहाँ किसी को भी मेरे ऊपर शक नहीं है। उस आर्यन ने जो कुछ भी किया, उसके बाद राजकुमारी वंदिता और राजा भीमसेन मुझ पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। अब चिंता की बात नहीं है, कुछ ही दिनों में मैं शीतलपुर की राजगद्दी पर बैठ जाऊंगा। उस गुप्तचर ने तुरंत अपना सिर हिलाया और वहां से चला गया। हर्षवर्धन के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जब वो शीतलपुर आएगा तो बाजी इतनी आसानी से उसके हाथ में आ जाएगी। वो तो यहाँ बड़े ही डर के साथ आया था कि कहीं उसकी पोल ना खुल जाए, मगर यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो रहा था। भले ही राजकुमारी वंदिता को लगता था कि उसका बचपन का दोस्त उसका भला चाहता है, मगर ये सच बात नहीं थी। हर्षवर्धन
राजकुमारी वंदिता के साथ इसलिए था ताकि वो उसकी हर एक ताकत को परख ले। कल को अगर उसे राजकुमारी वंदिता से शीतलपुर की राजगद्दी के लिए लड़ना पड़े तो उसे मालूम हो कि राजकुमारी वंदिता की ताकत आखिर क्या है। दरअसल हर्षवर्धन वंदिता का बचपन का दोस्त था। हर्षवर्धन के पिता दामयंत और राजा भीमसेन दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। मगर एक बार जब राजा भीमसेन और दामयंत पासों का खेल खेल रहे थे, तब दामयंत राजा भीमसेन के सामने अपनी पूरी संपत्ति हार गया था। इसलिए हर्षवर्धन के पिता को अपना पूरा राज्य भीमसेन को देना पड़ा था। उन्होंने दोबारा से अपने राज्य को स्थापित किया था। उस समय हर्षवर्धन और वंदिता बहुत ही छोटे थे, मगर जैसे जैसे हर्षवर्धन बड़ा होता गया, उसके पिता ने उसे सब सच्चाई बताई। उसी दिन से हर्षवर्धन ने फैसला ले लिया था कि जिस तरह से राजा भीमसेन ने उसके पिता से राजगद्दी छीनी थी, ऐसे ही वो भी उनसे उनकी राजगद्दी छीन लेगा। इस बात को कई साल हो चुके थे और शायद भीमसेन और वंदिता उसे भूल चुके थे, मगर हर्षवर्धन अपने पिता को मिली शर्मिंदगी को अभी तक नहीं भूला था। उसके दिल में बदले की आग भड़क रही थी। इसलिए जैसे ही उसे मालूम चला कि राजकुमारी वंदिता का स्वयंवर होने वाला है, वो तुरंत शीतलपुर आ गया था। वो तो शुक्र था कि उसने आर्यन को राजकुमारी वंदिता को किडनैप करते हुए देख लिया था और उनके पीछे पीछे चला गया था। राजकुमारी वंदिता को मार गिराने का उससे अच्छा मौका उसके पास नहीं था, मगर वो जानता था कि वो कोई भी कदम हड़बड़ी में नहीं ले सकता है। इसलिए उसने राजकुमारी वंदिता को बचाना ही सही समझा। वो ना सिर्फ शीतलपुर की राजगद्दी पर अपना कब्जा जमाना चाहता था, बल्कि वो राजकुमारी वंदिता का दिल तोड़कर राजा भीमसेन को जताना चाहता था कि ताकत ही सब कुछ नहीं होती है। उसने अपना ग्लास नीचे टेबल पर रखा और एक शैतानी मुस्कान के साथ अपने आगे की योजना बनाने लगा। कुछ दिन बाद वो और वंदिता अभ्यास करके राजमहल वापस लौटे थे। हर्षवर्धन जानता था कि इसी समय उसके पिता की चिट्ठी आया करती थी, इसलिए वो बेसब्री से अपने पिता की चिट्ठी का इंतजार कर रहा था। मगर तभी राजकुमारी वंदिता उसके कमरे में आई। वंदिता के हाथ में एक सफेद संदेश नजर आ रहा था। उसे देखकर हर्षवर्धन चौंक गया और तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वो बोला, तुम्हें ये कहां से मिला? तब राजकुमारी वंदिता ने धीमी आवाज में कहा, बाहर एक सैनिक तुम्हें ये पत्र देने के लिए अंदर आने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने उससे ये पत्र ले लिया। वैसे तुम्हें ये पत्र भेजा किसने है? राजकुमारी वंदिता की पैनी नजर हर्षवर्धन पर थी। हर्षवर्धन की सांसें तेज हो गईं और उसका गला सूख गया। वो नहीं चाहता था कि राजकुमारी वंदिता के सामने उसकी सच्चाई इस तरह से आ जाए, नहीं तो उसकी सारी करी कराई मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसलिए उसने तुरंत वंदिता के हाथ से वो पत्र छुड़ा लिया। ये देखकर वंदिता चौंक गई। तब हर्षवर्धन बोला, अरे इसे जाने दो ना, मेरे पिताजी का ही पत्र होगा। वो तुम्हारे और राजा भीमसेन के स्वास्थ्य के बारे में पूछ रहे होंगे। वंदिता ने तुरंत अपने कदम आगे बढ़ाए और हर्षवर्धन के सामने खड़े होते हुए बोली, अगर ऐसी बात है तो मुझे भी पत्र पढ़कर सुनाओ। मैं भी जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे पिता मेरे बारे में क्या पूछना चाहते हैं। जैसे ही ये शब्द वंदिता के मुंह से निकले, हर्षवर्धन के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे वंदिता के सामने उस पत्र को खोलकर पढ़े, क्योंकि वो जानता था कि उस पत्र में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। वो सोचने लगा कि वो कैसे इस हालात से बाहर निकले। वो कुछ कहने वाला था कि तभी राजा भीमसेन उसके कमरे में आ गए। हर्षवर्धन की हालत और भी खराब हो गई। उसने अपने पिता का पत्र पीछे छुपाने की कोशिश की। राजा भीमसेन अंदर आते ही बोले, अरे वंदिता बेटी, अच्छा हुआ तुम भी यही हो। मैं तुम दोनों को कुछ बताने आ रहा था। राजा भीमसेन ने हर्षवर्धन की तरफ देखा और कहा, हर्षवर्धन, मैंने तुम्हारे कहने पर वंदिता की रक्षा कर रहे सारे सैनिक हटा दिए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उसकी रक्षा करोगे और इसके लिए तुम्हें सैनिकों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने पिता की बात सुनकर वंदिता चौंक गई और वो उसकी तरफ मुड़ते हुए बोली, मगर ऐसा क्यों? तब भी भीमसेन ने वंदिता के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, क्योंकि मुझे मालूम है कि हर्षवर्धन तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगा। मुझे अब तुम्हारे लिए और सैनिकों को तैनात करने की जरूरत नहीं है। चलो अब तुम दोनों बातें करो, मैं चलता हूं।
इतना कहकर वो वहां से चले गए। मगर राजकुमारी वंदिता के चेहरे से अभी भी शिकन नहीं गई थी। वो हर्षवर्धन की तरफ देखते हुए बोली, मगर तुमने पिताजी को ऐसा क्यों कहा? तब हर्षवर्धन ने तुरंत अपना दिमाग चलाया और अपने पिता का पत्र बिस्तर पर फेंकते हुए राजकुमारी वंदिता की तरफ आगे बढ़ा और बोला, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई भी तुम्हारे आजू बाजू रहे। हम अभी किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। तुमने अभी अभी राजगद्दी पर बैठने का फैसला लिया है। मैं जानता हूं कि वो हमारे ही सैनिक हैं, लेकिन क्या पता कब क्या हो जाए, इसलिए मैं तुम्हारी खुद रक्षा करना चाहता हूं। कुछ पलों के लिए राजकुमारी वंदिता हर्षवर्धन को देखती रही। हर्षवर्धन की धड़कनें तेज हो गई थी। शायद राजकुमारी वंदिता को उसके राज के बारे में पता चल गया था। मगर फिर वंदिता के चेहरे पर एक मुस्कान आई और वो हर्षवर्धन की तरफ देखते हुए बोली, मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? तुम सच में मेरे असली दोस्त हो। इतना कहकर वो भी वहां से चली गई। हर्षवर्धन ने एक चैन की सांस ली। आज उसका सच सबके सामने आने वाला था। अब उसे बहुत ही ध्यान से रहना होगा, नहीं तो न जाने कब वो पकड़ा जाए। उसने तुरंत अपने कमरे के दरवाजे बंद किए और बिस्तर से अपने पिता का पत्र उठाकर पढ़ने लगा। वहीं दूसरी तरफ जयंत और भूषण शांत नहीं बैठ पा रहे थे। वो चिंता से पागल हुए जा रहे थे। आर्यन आजकल सभी से कटा कटा रहने लगा था। वो किसी से भी बात नहीं करता था। हर रोज वो सुबह सुबह जंगल में अपने अभ्यास के लिए निकल जाता और देर रात में वापस लौटता। भूषण और जयंत को समझ नहीं आ रहा था कि वो राजकुमारी वंदिता को आखिर कैसे मात दे। भूषण की तपस्या अभी भी संपूर्ण नहीं हुई थी। वो काली शक्ति अभी भी भूषण से खुश नहीं हुई थी, इसलिए उसके पास कोई और चारा नहीं था। उन दोनों को आर्यन की ही मदद लेनी पड़ेगी। इसलिए जैसे ही उस रात आर्यन वापस आया, भूषण और जयंत पूरी तरह से तैयार बैठे थे। उन्होंने अपना नाटक करना शुरू किया। तुम्हें नहीं लगता कि आर्यन अब कमजोर हो गया है? वो हमारे लिए राजकुमारी वंदिता को पकड़कर भी नहीं ला पाया। भूषण ने जयंत से कहा। जयंत ने एक टेढ़ी नजर से आर्यन की तरफ देखा और कहा, मुझे नहीं मालूम चाचा जी, मगर आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि आर्यन बहुत ही कमजोर दिल का हो गया है। शायद इसलिए उसने राजकुमारी वंदिता को यहाँ लाना सही नहीं समझा और उसे जाने दिया। लगता है हमने उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर सही नहीं किया। भूषण ने निराशा भरी आवाज में कहा। पीछे खड़ा आर्यन उनकी बातें सुन रहा था। वो तुरंत उनके सामने आया और चिल्लाते हुए बोला, ऐसा नहीं है, मैं अभी भी बहुत ताकतवर हूं। मैं राजकुमारी वंदिता को जानबूझकर वहां छोड़कर आया हूं, लेकिन अब मेरा वादा है कि मैं इस बार उसे वापस यहां लेकर आऊंगा ताकि शीतलपुर की राजगद्दी हमारी हो जाए। आप मुझे एक और मौका दीजिए। जयंत और भूषण ने अपने चेहरे पर आ रही मुस्कान को छुपाया। तब भूषण बोला, ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। हमें निराश मत करना। आर्यन ने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाया और हाथ को कस के मुट्ठी में बांध लिया। उसके मन में उसका दृढ़ निश्चय साफ था। वो अगले दिन सुबह सुबह ही शीतलपुर के लिए निकल जाएगा। क्या होगा आगे? क्या सिद्धांत आर्यन के किए हुए कर्मों को मिटाने के लिए सही कदम उठा रहा था? क्या वो कोई नई मुसीबत में फंसने वाला था? क्या आर्यन वंदिता को पहचान लेगा और उनके प्यार को अमर कर देगा? जानने के लिए सुनते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।